आपने बार बार सुना होगा गंगा की सफाई, यमुना की सफाई या भारत की नदियों की सफाई के बारे में। और अब तो नदियों की सफाई के नाम पर देश में चुनाव जीते जा रहे हैं और देश में चुनाव हारे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भले ही बहुत सारे काम अच्छे किए हों और कानूनी रूप से उन पे आरोप लगे हैं, जो उनमें कई काम बुरे भी किए हों, उसकी सज़ा उनको मिलेगी या आगे जो कोर्ट तय करेगा वो तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली चुनाव में ये रहा यमुना नदी की सफाई, जिसे काली नदी भी अब कही जाने लगी है, क्योंकि उसका पानी काला हो चुका है। हाथ में उठाएंगे तो आपकी हाथ की हथेली भी दिखाई नहीं देगी। और इसी मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी और चुनाव जीतकर अब दिल्ली में रेखा गुप्ता नाम की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आ चुकी हैं। और आने से पहले ही वहाँ पे साफ सफाई शुरू हो गई, जो यमुना आरती है वो भी शुरू हो गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि द्वितीय युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद, जब क्षतिग्रस्त सीवेज उपचार संयंत्रों की मरम्मत नहीं हो सकी थी, तो किस प्रकार से ब्रिटेन की नदी इतनी बदबू दे रही थी, इतनी बदबू दे रही थी कि वहाँ के लोगों का रहना दूभर हो गया था। क्या यमुना में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? आपको बता दें कि द ग्रेट स्टिंक ने सचमुच अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। नाक पर रुमाल रखकर ताज़ा हवा के लिए लगभग हफ्ते ब्रिटेन के सांसदों ने अर्बन प्लानिंग की दिशा में एक अभूतपूर्व उस समय कदम उठाया। ये फैसला टेम्स की धारा को नया जीवन देने वाली थी। ये फैसला लंदन में व्यापक सीवरेज सिस्टम बनाने का, ब्रिटेन इसमें सफल भी हुआ। लेकिन इस पर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जर्मनी ने लंदन के इस सिविल कंस्ट्रक्शन को तबाह कर दिया था। किस प्रकार से नदियों का इतिहास रहा है उसको थोड़ा सा आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1858 की तपती गर्मी में टेम्स नदी से उठती भयानक बदबू ब्रिटिश पार्लियामेंट के भव्य हाल में बेहतर बेचैनी भर रही थी। संसद में बैठने वाले लॉर्ड्स के लिए ये बड़ी असहनीय स्थिति थी। कई माननीय सांसद तो पहले ही इससे बचने के लिए यहाँ से इंग्लैंड के गांवों की ओर निकल चुके थे, लेकिन जो बच गए उनके लिए सचमुच में जिंदगी नरक हो गई थी। अपनी नाक पर रुमाल रखकर ताज़ा हवा के लिए हाँफते ब्रिटेन के सांसदों ने तय किया वो मानव के आधुनिक इतिहास में शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग की दिशा में एक चमत्कारिक पहल निकल के सामने आई। टेम्स नदी से निकली दूषित वायु जो सांस लेना दूभर बना रही थी, वैसी ही थी जैसा कि भभका कभी कभी हम आजकल यमुना बेल्ट में महसूस करते हैं। आपने देखा होगा ना, यमुना नदी में किस प्रकार से झाग निकल के आते हैं। इतिहास दर्ज करने में माहिर अंग्रेजों ने 1858 के उस ग्रीष्म ऋतु के संकट को नाम दिया ग्रेट स्टिंक, यानी कि भीषण बदबू। रानी विक्टोरिया भी वहां पे नाक में चिमटी लगाकर दिखाई पड़ी थी। ब्रिटिश सांसदों ने इस बात पर सहमति जताई कि लंदन को उस बुरी गंध से मुक्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसकी वजह से लंदन में हैजा, पेचिस और पेट की कई बीमारियां फैल रही थी और लोग मर रहे थे। टेम्स नदी का ये बुरा हाल कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि यमुना की तरह ही लंदन के बीचों बीच बहने वाली टेम्स नदी सदियों से व्यापार, मछली पकड़ने और दैनिक जीवन को सहारा देने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा रही है। हालांकि 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने इसे औद्योगिक कचरे, बिना ट्रीटमेंट हुए सीवेज और कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया। विक्टोरियन युग तक नदी एक खुला सीवर बन चुकी थी। 1800 सदी के मध्य तक टेम्स नदी का उपयोग सदियों से मानव मल के निपटान के लिए किया जाता रहा है। जैसे जैसे लंदन की जनसंख्या बढ़ी, 1800 से 1850 के बीच यह दोगुनी से भी अधिक हो गई। टेम्स नदी कचरे के एक टापू में बदल गई, ऐसा टापू जिसे कोई देख भी नहीं सकता था, यानी देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ था, कूड़े का अंबार नदी में लगी हुई थी। 1858 का ग्रेट स्टिंक टेम्स नदी में इसी कचरे के सड़ने और मानव मल को बिना ट्रीटमेंट इस नदी में बहा दिए जाने का परिणाम था। ग्रेट स्टिंक की वजह से ब्रिटिश संसद की कार्यवाही प्रभावित होने लगी। जो अंग्रेज कवि सिल्वर जैसी चमकने वाली टेम्स नदी की स्तुति करते थे, वो सिल्वर टेम्स एक अपारदर्शी पीला भूरा तरल पदार्थ बन चुकी थी। मशहूर ब्रिटिश कवि चार्ल्स डिकेंस ने 1855 से 57 में लिखा, शहर के हृदय स्थल से एक खतरनाक सीवर बहता था, एक स्वच्छ और ताजे पानी की नदी के स्थान पर। टेम्स की तबाही और गंदगी ने अंग्रेजों की चेतना को झकझोर दिया
और फिर शुरू हुआ अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में एक बड़ा निर्माण। इस निर्माण को अंजाम दिया इंजीनियर जोसेफ वेजलगेट। इंजीनियर जोसेफ वेजलगेट की सीवर प्रणाली जो 19वीं सदी के अंत में पूरी हुई। इन्होंने सीवेज को सेंट्रल लंदन से दूर कर दिया, जिससे अस्थायी रूप से टेम्स की स्थिति सुधरी। हालांकि स्थिति सुधरी, लेकिन डाउन स्ट्रीम प्रदूषण बिगड़ गया और लंदन की आबादी और उद्योग के बढ़ने के साथ नदी पर दबाव बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध भी एक बड़ा कारण निकला। 1939 से 1945 ने प्रदूषण से दम तोड़ रही टेम्स की सेहत और सूरत को और भी बिगाड़ दिया। जर्मन बमबारी ने बेजलगेट के सीवर नेटवर्क के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया, साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी नष्ट कर दिया, जिससे बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज वापस नदी में गिरने लगा। जंग के कारण ब्रिटेन में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ीं, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में छोड़ा जाने लगा, जैसा कि आजकल दिल्ली में देखने को मिलता है। जंग के बाद एक बार फिर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ीं। टेम्स के दुर्दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 1950 के दशक तक टेम्स एक मटमैला ऑक्सीजन रहित बंजर जमीन बन गया था। इस नदी में पानी में पाया जाने वाला ऑक्सीजन जो होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लगभग 0.5 mg प्रति लीटर तक पहुंच चुका था। डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यह पानी में जीवन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि यह जलीय जीवों को सांस लेने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में BOD का जांच किया गया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है उसे। पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान, दबाव और पानी की गुणवत्ता। आमतौर पर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर 5 से 15 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है, जो अक्सर 2 से 4 mg पर लीटर के बीच रहता है। यह स्तर जलीय जीवन के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि यमुना में आपको जलीय जीव बहुत कम देखने को मिलते हैं। वजीराबाद बैराज से पहले DO लेवल 4 से 6 mg पर लीटर होता था, लेकिन यमुना में नजफगढ़ नाले के प्रवेश से ये लेवल 1 mg पर लीटर से कम चला गया है। बात एक बार फिर से टेम्स नदी की करें तो 1957 में नदी की भयावह स्थिति के कारण इसे जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, यानी कि मरी हुई नदी के नाम से जाना जाने लगा। 1960 के दशक में कानून, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे में सुधार की मदद से टेम्स की धारा को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षतिग्रस्त सीवेज उपचार संयंत्रों की मरम्मत की गई और उनका विस्तार किया गया, लेकिन यहाँ अधिक व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता थी। 1964 में ब्रिटेन ने टेम्स वाटर अथॉरिटी का गठन किया और लंदन की सीवर प्रणाली को बड़ा और आधुनिक बनाने के लिए 1 दशक लंबी परियोजना शुरू की। इससे नदी में जाने वाले अनुपचारित सीवेज की मात्रा कम हो गई। 1960 और 1970 के दशक में क्लीन वाटर एक्ट लाया गया। ये सख्त नियम था। इसका नतीजा ये हुआ कि कारखानों को अपने अपशिष्ट को टेम्स में छोड़ने से पहले उसे ट्रीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हानिकारक रसायनों की जगह बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे प्रदूषण का बोझ और कम हो गया। टेम्स को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए महत्वपूर्ण नवाचार ऑक्सीजनरेटर या बबलर की शुरुआत हुई, जो नदी के गंभीर रूप से कम ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए था। इसके जरिए पानी में ऑक्सीजन पंप किया जाता था। इसे 1988 में थेम्स बबलर के साथ अपग्रेड किया गया था, जो एक स्वचालित जहाज था। उसके बाद 1999 में एक दूसरा जहाज थेम्स विटैलिटी आया। इन बबलर ने घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नदी में वाटर लाइफ फिर से पैदा होने लगा। 1961 और 1965 के बीच कानून ने पूरे ब्रिटेन में जल गुणवत्ता के मानकों को बढ़ाया। 1989 में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने जल कंपनियों के निजीकरण ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए। टेम्स वाटर, जो अब एक निजी संस्था है, ने नदी के जल और सीवेज सिस्टम का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा 1976 तक टेम्स में प्रवेश करने वाले सभी सीवेज को ट्रीट करना आवश्यक था। ये एक ऐसा मील का पत्थर था जिसने ये तय कर दिया कि नदी की गंदगी को खत्म करने के लिए सरकार को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। इन प्रयासों के परिणाम धीरे धीरे आए, लेकिन परिवर्तनकारी बदलाव थे। 1967 में फ्लैंडर टेम्स में दर्ज की गई पहली मछली प्रजाति बन गई। इसके बाद मीठे पानी के जीव जैसे ब्रीम, पाइक और ट्राउट टेम्स में मिलने लगे। बाद में समुद्री मछली प्रजातियां जैसे बास
और ईल भी इस नदी के मुहाने पर पाई जाने लगी। ये दशकों की मेहनत का परिणाम था, यानी कि नदी में मछलियाँ आपको देखने को मिली। और माना जाता है कि अगर पानी में मछली है तो पानी कहीं ना कहीं शुद्ध है या उसकी गुणवत्ता भी बची हुई है। सकारात्मक नतीजे को देखते हुए टेम्स के किनारे वेटलैंड और प्राकृतिक आवास बनाए गए, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ी। 1980 में इस नदी में सैल्मन मछली दिखाई देने लगी। ये 150 साल के बाद चमत्कार हुआ था। 20वीं सदी के अंत तक टेम्स में 125 से अधिक मछली प्रजातियों और 400 प्रकार के इन्वर्टेब्रेट्स थे, यानी जल में पनपने वाले कीट, केकड़ा, झींगा, घोंघा, ऑक्टोपस, स्टारफिश जैसे जीव। वर्ष 2010 में टेम्स नदी को अंतर्राष्ट्रीय थीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके पुनरुद्धार को वैश्विक सफलता की कहानी माना गया। टेम्स की तरह यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर सीवेज उपचार, औद्योगिक नियंत्रण और सामुदायिक सहयोग की जरूरत है। फरवरी 2025 तक यमुना का डीओ स्तर दिल्ली में बेहद चिंताजनक बना हुआ था, जो इसके पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा था। अगर सरकार चाहे तो इस नदी को कहीं ना कहीं शुद्ध स्वच्छ बना सकती है। टेम्स नदी को जिस तरीके से ब्रिटेन की सरकार ने बनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक की जो प्रोसेस था उसको आपको हम समझाने में सफल हुए होंगे और आप लोग देखते रहिए, ध्यान देते रहिए और इसके प्रति आवाज़ उठाते रहिए कि यमुना नदी का पानी कैसे साफ हो सके। खैर, सरकार ही यमुना नदी के पानी को लेकर बनी है, तो उम्मीद है कि नई सरकार इसके लिए प्रयासरत रहेगी। खैर, क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।